लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सुबह उठते ही वह इस बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी, और इससे भी बुरा, वह खलनायिका बन गई, जिसे नायिका के पैरों तले रौंदा जाना था। यह सच में एक बुरे सपने जैसा शुरुआती बिंदु है, लेकिन सेसिलिया बिल्कुल भी घबराई नहीं है, क्योंकि उसने उस नकली संत नायिका की असली प्रकृति को समझ लिया है। वह व्हाइट लोटस सिर्फ एक आम आदमी का भेष धारण किए हुए है। असल में वह एक दिव्य चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई थी। भगवान की इच्छाओं को लेकर अपनी स्थिति को समझने के बाद सेसिलिया एक भी सेकंड बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करती। वह लोगों का अभिवादन करने के लिए दौड़ती है, जिससे उसकी माँ और नौकरानियां चौंक जाती हैं। यह आलसी लड़की सच में खुद उठ गई। जूलिया के खेल में 3 कुलीन भाई हैं। वे सभी संत नायिका के जादू में फंस गए हैं। आमतौर पर प्यारा व्यवहार करना इन खेल के पात्रों को जीतने के लिए काफी होता, लेकिन अब तलवारबाजी में प्रशिक्षण लेना उसकी जान बचाने वाला है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके भाई इसे सिर्फ 3 मिनट का उत्साह समझेंगे, इसलिए वे उसकी परवाह नहीं करते। यहाँ तक कि प्यारा व्यवहार भी असफल हो गया। सौभाग्य से थियोडोर अंततः नरम पड़ा, वादा करते हुए कि अगर वह 1 हफ्ते तक प्रशिक्षण जारी रखेगी तो वह उसे तलवारबाजी सिखाएगा। सेसिलिया तुरंत सहमत हो जाती है। वह शाम के लिए प्रशिक्षण निर्धारित करती है। दिन के समय जाहिर है वह जादू अध्ययन में समय निकालेगी। इस दुनिया में जादू सबसे बड़ी शक्ति है। 5 तत्वीय शक्तियाँ 5 महान घरों से संबंधित हैं। उसका परिवार छाया तत्व को नियंत्रित करता है, जबकि शाही परिवार जल तत्व को नियंत्रित करता है। सेसिलिया समझती है कि चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, बिना अभ्यास के यह बेकार है। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि वह परिवार की पुस्तकालय में एक भी जादू की किताब नहीं पा रही है। हालांकि उसे संदेह है कि उसने बस उन्हें नहीं खोजा है। वह फिलहाल केवल जड़ी बूटी विज्ञान से शुरू कर सकती है, लेकिन जब वह पढ़ना शुरू करती है तो पूरा दोपहर बस गायब हो जाता है। इस दुनिया में बहुत सारी अजीब और विचित्र चीजें हैं। वह इतनी डूब जाती है कि समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एक ही दोपहर में इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद उसे संदेह होने लगा है कि वह शायद एक प्रतिभाशाली है। लेकिन शाम की शारीरिक प्रशिक्षण उसे तुरंत उसकी जगह पर लाकर रख देती है। केवल 50 पुशअप्स उसे लगभग खत्म कर देते हैं। सेसिलिया सोचने लगती है, क्या इस शरीर में कोई मांसपेशियां भी हैं? लेकिन अपनी भव्य दुष्ट महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचते हुए वह फिर भी उठती है और 100 सिटअप्स पूरी करती है। अगले दिन वह बहुत बेहतर महसूस करती है। कल की तरह क्रूर नहीं है, हालांकि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन कम से कम वह पुस्तकालय में अधिक समय बिता सकती है। और इस तरह से सेसिलिया अपनी तीव्र प्रशिक्षण योजना शुरू करती है। दिन में वह पुस्तकालय में किताबें पढ़ती है। रात में वह शारीरिक प्रशिक्षण के साथ अपने आप को सीमा तक धकेलती है। हालांकि 1 सप्ताह के बाद जब वह अपने भाइयों को चौंकाने के लिए तैयार होती है, उसे यह नहीं पता कि न केवल उसके भाई बल्कि पूरा परिवार यह सोच रहा है कि वह कौन सा योजना बना रही है। इससे उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह वास्तव में एक विलेन है जो कुछ बुरा और खतरनाक योजना बना रही है, क्योंकि उसके भाई जादू अकादमी जाने वाले हैं। तलवार प्रशिक्षण को टालना होगा। लेकिन इस दिन जब वह दोपहर तक पुस्तकालय में है और लंच लेने वाली है, वह सभी युवा लॉर्ड्स से टकरा जाती है। 5 महान घरों से वह तुरंत इन खेल पात्रों को पहचान लेती है, जिसमें राजकुमार भी है। वे सभी संत नायिका के प्रेम रुचि के उम्मीदवार हैं। यह आत्मविश्वासी राजकुमार मूल रूप से सेसिलिया का क्रश था, लेकिन वह अंततः संत के साथ ही रहता है। वह इस नाटकीय प्रेम त्रिकोण में शामिल नहीं होने वाली पुरुषों की तुलना में, तो उसे इस मौके को भुनाना चाहिए। युवा लॉर्ड्स उसकी विनम्रता से सभी चकित हैं। वह अपने भाइयों द्वारा बताए गए से पूरी तरह अलग है। सेसिलिया जानती है कि उन 3 भाइयों ने उसके बारे में बुरा कहा होगा उसकी पीठ पीछे, लेकिन अब प्रतिशोध का समय नहीं है। वह इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करती है ताकि उसके भाई उसे तलवारबाजी सिखाएं, लेकिन वे नहीं मानते कि वह इसे जारी रखेगी। सेसिलिया जानती है कि उसे उन्हें दिखाना होगा कि वह क्या कर सकती है। वह एक तलवार उठाती है और पेड़ के तने पर लात मारती है। एक निर्दोष सेब गिरता है।
तलवार चमकती है और सेब तुरंत 2 टुकड़ों में कट जाता है। वह जमीन पर गिरता है। वह उन्हें ठंडी नजर से देखती है। मुझे कम मत आको। राजकुमार मौके पर ही स्टैंड है। यहाँ तक कि उसके भाई भी पूछने से नहीं रोक पाते कि क्या वह गंभीर है। सेसिलिया शांति से स्वीकार करती है। तभी उसके भाई पहली बार सहमत होते हैं। सेसिलिया को गुप्त रूप से विजय का अनुभव होता है, सबसे मजबूत विलेन बनने वाली महिला के योग्य। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह लात न केवल तलवारबाजी का दरवाजा खोले, बल्कि एक निश्चित राजकुमार का दिल भी अनजाने में खोल दिया। एक पूरा साल पल भर में उड़ जाता है। सेसिलिया अब 8 साल की है। इस साल के दौरान प्रिंस एडविन लगातार उसके घर आता है। कभी कभी पूरा दिन रुकता है। एक दिन प्रशिक्षण के ब्रेक के दौरान प्रिंस पहली बार बातचीत शुरू करता है। पूछता है कि वह तलवार के साथ इतनी मेहनत क्यों कर रही है। वह लगभग कह देती है कि एक विलेनस बनने के लिए। प्रिंस पूरी तरह से समझ नहीं पाता, लेकिन वह गहराई से प्रभावित होता है। शुक्र है। सेसिलिया जल्दी से इसे छुपा देती है। उसके भाई इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं और वे तुरंत समझ जाते हैं यह प्रिंस यहाँ तलवारबाजी सीखने के लिए नहीं है, वह उनकी बहन का पीछा करने आया है। सेसिलिया को नहीं पता कि वह कितनी उत्कृष्ट है। 5 महान घरों ने पहले ही उसका ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वे युवा लॉर्ड उसकी तारीफ कर रहे हैं। आसमान तक अब उसे अक्सर चाय की पार्टियों में आमंत्रण मिलता है, पीछे के बगीचे में। लेकिन आज अलग है। महामहिम राजा आ रहे हैं। जब वह पीछे के बगीचे में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सभी युवा लॉर्ड, जिसमें प्रिंस भी शामिल है, वहां हैं और एक विश्व मानचित्र टेबल पर बिछा हुआ है। मानचित्र के नीचे दाईं ओर वह स्थान दिखाया गया है जहां उसे निर्वासित किया जाता है। खेल में सेसिलिया का दिल कस जाता है। क्या कहानी को आगे बढ़ा दिया गया है? जब वह विचारों में खोई होती है, तभी राजा अचानक पहुंचते हैं। राजा इस समय क्यों आएगा? सेसिलिया जल्दी से सम्मानपूर्वक झुकती है। राजा उसे अपना सिर उठाने के लिए कहते हैं। वह इस बार उसे परखने आया है। वह उससे राज्य की स्थिति पर उसके विचार पूछता है। सेसिलिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजा एक 8 साल के बच्चे को इस पर परखेगा, लेकिन थोड़ी देर की घबराहट के बाद वह इसे प्रदर्शन करने के लिए एक सही मंच के रूप में देखती है। वह तुरंत प्रभावशाली तरीके से बोलना शुरू करती है, व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के बारे में, पड़ोसी देशों की स्वतंत्रता को गुप्त रूप से वित्त पोषित करना ताकि अनुग्रह प्राप्त किया जा सके, पैसे कमाने और घरेलू धन असमानता को संतुलित करने के लिए। योजना बिल्कुल सही लगती है, लेकिन उसे पता है कि अगर वह भविष्य की संत को पता चला तो वह निश्चित रूप से मंजूर नहीं करेगी। आप लोगों की मदद करने के लिए पैसे कैसे ले सकते हैं? उनके मूल्य असंगत हैं। वे सूनर या लेटर टकराएंगे। लेकिन सेसिलिया पीछे नहीं हटेगी। उसका प्रदर्शन एक बार फिर राजकुमार का दिल जीत लेता है। लौटते समय मंत्री राजा को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने गोल्डन रोज का स्थान खोज लिया है। पता चलता है कि राजा ने उसे परखा क्योंकि उसे लगा कि वह संत का पुनर्जन्म है, लेकिन असली संत तो बस एक बेकरी की बेटी है। वे कहते हैं एक सुनहरी गुलाब तब खिली जब सच्चे संत का जन्म हुआ, जब प्रिंस एडविन का जन्म हुआ। एक नीली गुलाब दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार खिली। उनका मिलन राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएगा, लेकिन यह घरेलू सुधार को भी शुरू करेगा। जाने से पहले सेसिलिया का इलाज केवल प्रिंस ही नहीं करते, बल्कि अन्य युवा लॉर्ड्स भी यह नोटिस करते हैं कि यह दूरदर्शी प्रिंस सेसिलिया पर विशेष ध्यान देता है। उस शाम प्रिंस उसे एक बेहद महंगा हीरा देते हैं और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। जैसे ही वह हीरा देखती है, यहाँ तक कि सेसिलिया भी चौंक जाती है। इस दुनिया में हीरे बेहद महंगे होते हैं, इसलिए उस रात सेसिलिया स्क्वाट करते समय हिचकिचाती है। वह दांत पीसते हुए बड़बड़ाती है। भले ही वह संत बाद में मुझसे प्रिंस को लौटाने के लिए कहे, मैं बिल्कुल नहीं लौटाऊंगी। कुख्यात विलेनस अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। युवा सेसिलिया एक बार फिर अपने पिता से तलवारबाजी का अभ्यास करने की अनुमति मांगती है, लेकिन उसके पिता बिल्कुल मना कर देते हैं। पता चला उसकी तलवारबाजी सामान्य लोगों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसके पिता चिंतित हैं कि अगर वह तलवार अकादमी जाती है तो यह बड़ी मुसीबत को आकर्षित करेगा।
इसलिए वह हमेशा उसकी छोटी उम्र को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि अब वह एक अलग व्यक्ति है। यह शरीर में छिपकर ताकतवर बनना चाहती है, बिना अपने पिता को बताए। वह आज एक साहसिक यात्रा पर जाने की योजना बना रही है। उसका गंतव्य पास के सबसे गरीब इलाके में है। किंवदंती है कि वह जगह बहुत ही गरीब है, लेकिन जैसे ही वह नजदीक पहुंचती है, उसे पता चलता है कि यह एक जादुई बाधा से ढका हुआ है। फिर उसे एक बदबू आती है और वह एक आदमी को एक घर के बाहर लेटा हुआ देखती है। सेसिलिया नहीं चाहती कि वह इसमें शामिल हो। उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि वह मरने वाली है। वह आदमी अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है और वह समझती है कि वह अंधा है। वह आदमी उसे डरने के लिए नहीं कहता और कहता है कि वह अपनी तलवार रख दे ताकि वे बात कर सकें। वह पूछता है कि वह अकेली यहाँ क्यों है। सेसिलिया कहती है कि वह इस गरीब गांव को अपनी आंखों से देखना चाहती है। वह आदमी तिरस्कार से हंसता है, लेकिन फिर भी उसे घर के अंदर आने देता है। सौभाग्य से उसके पास कोई बुरी मंशा नहीं है। उसका नाम कैसियस है, हालांकि वह अंधा है। वह उसकी सांसों से बता सकता है और उसके कपड़ों की आवाज से कि वह एक कुलीन है। इससे सेसिलिया उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जिज्ञासु हो जाती है। पता चलता है कि कैसियस भी कभी एक कुलीन था, क्योंकि उसने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज किया। उन्होंने उसकी आंखें निकाल दीं और उसे इस गांव में फेंक दिया ताकि वह अपने लिए खुद लड़ सके। सेसिलिया उस आदमी की ओर देखती है जो उसके सामने है। वह एक साधारण खेल के पात्र की तरह नहीं लगता, इसलिए वह उसे अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में सब कुछ बताती है, एक विलेनस बनने और दुनिया को बदलने की। और बस ऐसे ही दोनों एक पल में दोस्त बन जाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 वर्षों में तलवारबाजी का अभ्यास करने और पढ़ाई करने के अलावा वह कैसियस से मिलने जाती है और आज वह 10 साल की हो गई है। इसका मतलब है कि आज वह दिन है जब खेल में राजकुमार और संत नायिका मिलते हैं। वह संत का विरोध करने की उम्मीद कर रही है। एक विलेनस के रूप में इन सभी वर्षों की तैयारी के बाद उसने विलेनस बनने की कला में महारत हासिल कर ली है। सेसिलिया और उसका भाई एक पौधों की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकानदार उनके उच्च कुलीनता को देखकर सभी पौधों का परिचय देता है, जैसे कि जो घावों को ठीक कर सकते हैं, जो भावनाओं को शांत कर सकते हैं, आदि। सेसिलिया सीधे बीच में ही बोल पड़ती है, यह सब सामान्य ज्ञान है, तुम यह नहीं जानते कैसे, तुम बहुत पीछे हो। वह गर्व से सोचती है, अच्छा है कि मैंने इतनी मेहनत की। दुकानदार केवल बेबस होकर मुस्कुरा सकता है। अगले दिन वह अपने भाई को ढूंढती है और फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए कहती है, लेकिन उसका भाई सख्ती से मना कर देता है, अभी भी यह कहते हुए कि वह बहुत छोटी है। उसके बाद उसका भाई अपने पिता से शिकायत करता है कि उसे अपनी बहन के साथ कठोर नहीं होना चाहिए था। लेकिन यह दृश्य सेसिलिया ने सुन लिया, जो संयोगवश वहां से गुजर रही थी। वह दरवाजा खोलती है और जानना चाहती है कि वे उसे तलवारबाजी का अभ्यास क्यों नहीं करने देते। वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है। उसका पिता रिलेक्टेंटली वादा करता है कि उसे अभ्यास करने देगा। जब वह 15 साल की होगी, सेसिलिया को एक और रास्ता सोचना होगा। उसे लगता है कि जादू के अलावा अन्य ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वह जादू पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेती है, क्योंकि केवल जादू में महारत हासिल करके ही वह सबसे मजबूत विलेनस बन सकती है। स्तर 1 का जादू आसान है, लेकिन स्तर 50 और ऊपर महान कुलीनों के स्तर की जादू शक्ति की आवश्यकता होती है। और स्तर 100 जादू केवल राजकुमार और संत द्वारा ही किया जा सकता है। वह अपना लक्ष्य निर्धारित करती है। उसे स्तर 100 का जादू करने में सक्षम होना चाहिए। स्तर 1 के तैरने से शुरू करते हुए पहले कल्पना करें कि वस्तु कहाँ तैरती है, फिर अपनी उंगलियां चटकाए। किताब वास्तव में तैरने लगती है। सेसिलिया बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद वह आसानी से कई किताबों की अलमारियां हिला सकती है, लेकिन लगातार उपयोग से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। उसे अपनी सहन शक्ति कमजोर होती महसूस होती है, लेकिन वह अभी भी अभ्यास जारी रखने की योजना बनाती है। अचानक राजा अचानक आ जाता है और विशेष रूप से उससे मिलने के लिए पूछता है। उसका पिता उसे बेवकूफी न करने की चेतावनी देता है, लेकिन सेसिलिया बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं है।
वह इसे एक विलेन के लिए एक परीक्षा के रूप में देखती है। राजा शब्दों की बर्बादी नहीं करता और सीधे एक सवाल पूछता है, सेसिलिया, क्या तुम्हें हमारा देश अब जैसा है पसंद है? मुझे कुलीनता के विशेषाधिकार प्रणाली से नफरत है। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? हाँ, मुझे इससे पूरी तरह नफरत है, क्योंकि जब तक आप कुलीन हैं, भले ही आप पूरी तरह से अयोग्य हों, आप फिर भी उच्च पदों पर रह सकते हैं। एक मंत्री उसे अपमानित करने के लिए गुस्से में आरोप लगाता है, लेकिन राजा उसे जारी रखने के लिए कहता है, मैं माफी चाहती हूँ, मैं नहीं कह रही कि सभी ऐसे हैं, लेकिन कुलीनता का मानदंड जादुई शक्ति है। फिर भी जादू, शक्ति और राजनीतिक क्षमता पूरी तरह से अलग चीजें हैं। चाहे एक आम आदमी कितना भी राजनीतिक रूप से जागरूक हो, उनके पास कोई अवसर नहीं है। यह बेवकूफी का द्वंद्व प्रणाली बिल्कुल निराशाजनक है। एक मंत्री ने सेसिलिया को देशद्रोही होने के लिए डांटा, लेकिन एक और मंत्री कहता है कि वह सिर्फ एक बच्ची है और उन्हें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सेसिलिया अंदर ही अंदर आंखें घुमाती है। अपनी बकवास बंद करो, तुम बहुत शोर कर रहे हो। राजकुमार राजा को मुद्दे पर आने की याद दिलाता है। तभी राजा अपने उद्देश्य को समझाता है, तो मुझे तुमसे एक आखिरी सवाल पूछने दो, सेसिलिया। क्या आपको लगता है कि यह ठीक होगा, भले ही आपकी विशेषताएं छीन ली जाए? आप एक उच्च सदन से हैं। लेकिन सेसिलिया कहती है कि यह पूरी तरह से ठीक है। मैं बस अच्छे से पैदा हुई थी, बस इसी वजह से मैं वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों की जगह ले रही हूँ। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं। राजा कहते हैं कि वह वास्तव में एक अजीब बच्ची है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सेसिलिया अंततः वास्तव में थकी हुई महसूस करती है। उसे चक्कर आता है और वह भ्रांति देखने लगती है। उसे लगता है कि राजकुमार प्रकट हुआ है और वह उसकी बहुत देखभाल कर रहा है। वह उसे बेडरूम में भी ले जाता है। अगले दिन अजीब चीजें होती हैं। वह फिर से ऊर्जा से भरी होती है। जिज्ञासा से वह जादू की किताबें भी देखना चाहती है, जो जादू अकादमी में इकट्ठा की गई हैं। इसलिए वह जादू अकादमी में चोरी छिपे जाती है। लेकिन स्कूल बस बहुत बड़ा है। वह जल्दी ही खो जाती है जैसे ही वह हिचकिचाती है कि क्या किसी से दिशा पूछे। अचानक कोई उसके पीछे प्रकट होता है। करीब से देखने पर यह व्यक्ति वास्तव में खेल की संत नायिका है। मूल रूप से सेसिलिया को यह संत नायिका बिल्कुल पसंद नहीं है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन यह संत नायिका बहुत उत्साही है। वह उसे रास्ता दिखाने पर जोर देती है। उसके पास फिलहाल पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर जब संत ध्यान नहीं दे रहे होते, वह छिपकर निकल जाती है ताकि पकड़ी न जाए। वह तब तक इंतजार करती है जब तक सभी छात्र अपनी कक्षाएं शुरू नहीं कर लेते। फिर वह उस पुस्तकालय में चुपके से घुस जाती है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। हालांकि यहाँ की सभी किताबें आकर्षक हैं। फिर वह काले बोर्ड पर देखती है, एक दिलचस्प सवाल लिखा हुआ है। तो अनजाने में ही वह काले बोर्ड पर उत्तर लिख देती है, क्योंकि वह इतनी ध्यान केंद्रित है कि उसे यह भी नहीं पता चलता। जब छात्र कक्षा खत्म करते हैं, छात्र जल्दी से चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। जब तक वह समझ पाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरे भगवान, उसका अपना भाई उसके पीछे खड़ा है। और इसी तरह से सेसिलिया को घर वापस भेज दिया जाता है। हालांकि वह निष्क्रिय नहीं रहती, बल्कि वह नई जादू की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। उसका स्तर अब 25 तक पहुंच गया है, इसलिए वह उच्च स्तर की जादू करने की तैयारी कर रही है। अचानक उसका भाई बाहर दरवाजे पर दस्तक देता है। कहता है कि बहुत से लोग उसे देखने आए हैं। अनपेक्षित रूप से जैसे ही वह बाहर जाती है, वह उस संत नायिका को देखती है। सेसिलिया सच में थक चुकी है। वह सच में संत नायिका के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। ऐसे संत जैसी व्यक्ति के साथ रहना केवल उसकी दुष्ट छवि को कमजोर करेगा। लेकिन यह संत नायिका तो बहुत ही कोमल है। वह एक पल के लिए हिचकिचाती है, फिर उसे पता चलता है कि उसे एक सभा में लाया गया है। सेसिलिया सोचती है कि उसे अपनी दुष्ट छवि को मजबूत करने के लिए कुछ करना चाहिए। वह तुरंत एक बुरी योजना के साथ आती है। वह एंजेलिका से पूछती है कि क्या वह जादू में अच्छी है। जैसे ही एंजेलिका जवाब देती है, वह तुरंत एक जादुई प्रदर्शन आयोजित करने का सुझाव देगी, क्योंकि उसे लगता है कि एंजेलिका
सामान्य परिवार से होने के कारण खुद को हीन महसूस करेगी और सबके सामने उसे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से उसे शर्मिंदा करेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एंजेलिका इसे एक शानदार विचार मानती है और आसपास के सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। आखिरकार एंजेलिका भविष्य की रानी है। ऐसा व्यक्तिगत प्रदर्शन उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा सकता है। यह सेसिलिया को पूरी तरह से चौंका देता है, लेकिन चाहे वह समझे या नहीं, एंजेलिका वास्तव में उसे साथ में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है और वह उसे धीरे धीरे प्रोत्साहित करती है। सेसिलिया शर्मिंदा और गुस्से में हो जाती है। वह सीधे एंजेलिका को रोकती है, कहती है कि वह एक सामान्य के साथ मंच पर नहीं जाना चाहती। अंततः माहौल ठंडा हो जाता है। एंजेलिका अंततः एक दुखी अभिव्यक्ति दिखाती है, लेकिन सेसिलिया को खुश होने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तक कि आधे सेकंड के लिए भी। एंजेलिका फिर से पूरी तरह से कोमल और मीठी हो जाती है। वह सच में थक चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि एंजेलिका हमेशा इतनी दयालु क्यों रहती है। वह सच में एंजेलिका को एक मुक्का मारना चाहती है, यह देखने के लिए कि क्या वह रोएगी, लेकिन यह बहुत ज्यादा लगता है और इसलिए सेसिलिया कई घंटों तक एंजेलिका के साथ फंसी रहती है। एंजेलिका लगातार उसे हल्के से सवाल पूछती रहती है। हालांकि सेसिलिया कोशिश करती है हर जवाब के साथ एंजेलिका को नापसंद करने की, लेकिन सब बेकार है। वह धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक निराशा से पूरी तरह से शून्य में चली जाती है। अंततः वह इतनी परेशान हो जाती है कि वह टेबल पर रखे फूलदान को हल्के से उड़ाती है और जानबूझकर उसे एंजेलिका की आंखों के सामने तैराती है, एक आत्मसंतुष्ट और शरारती चेहरे के साथ। हालांकि यह साधारण प्रदर्शन सभी को चौंका देता है। अरे बाप रे, एक 10 साल की लड़की सच में जादू कर सकती है। उसका भाई और भी ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रहा है। बस 2 दिन पहले उसने उसे तलवारबाजी में हराया था और अब जो जादू वह साधारणता से दिखाती है वह कम से कम स्तर 6 है। तभी सेसिलिया को एहसास होता है कि उसने अपनी जादुई क्षमताओं को उजागर कर दिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अपनी जादू को उजागर करना इतना गंभीर होगा। जो वह सभी की आंखों में देखती है वह अधिक गंभीरता है और तनाव, जिससे वह असमंजस में पड़ जाती है। इसलिए जब सभी चले जाते हैं वह उस रात एश डिस्ट्रिक्ट की ओर दौड़ती है, कैसियस से पूछने के लिए जादू दिखाने के क्या परिणाम होते हैं। 10 साल की उम्र में कैसियस उसे बताता है कि पहले भी कोई था जो उसकी तरह साहसी था। उसने 13 साल की उम्र में जादू सीखा। 17 साल की उम्र तक वह स्तर 80 तक पहुंच गया, लेकिन फिर उसका जादू नियंत्रण से बाहर हो गया। तब से उस व्यक्ति ने कभी जादू का उपयोग नहीं किया। तभी सेसिलिया को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। बेकस उसे बताता है कि जब तक वह अपने स्तर के अनुसार जादू छोड़ती है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। इस समय छोटा लड़का नोहा, जिसे उसने पहले बचाया था, भी जाग जाता है। सेसिलिया का कहना है कि हालांकि उसने उसे बचाया, यह पूरी तरह से उसका उपयोग करने के लिए था। कैसियस स्थिति को संभालता है, यह कहते हुए कि हालांकि वह ऐसा कहती है, वह वास्तव में एक अच्छी व्यक्ति है। नोहा तुरंत समझ जाता है कि सेसिलिया ने उसे बचाया। वह जल्दी से आगे बढ़कर उसका धन्यवाद करता है। हालांकि सेसिलिया एक कुलीन है, वह उससे बहुत अलग महसूस करती है। इस बीच राजमहल में रात भर एक आपात बैठक हो रही है। राजा को सेसिलिया के बारे में जानकारी मिल गई है। राजा को एहसास होता है कि सेसिलिया संभवतः तीसरी गुलाब की धारक है। वह प्रसिद्ध तीसरे गुलाब का धारक, किंवदंती चुनी हुई एक ऐसी जो राज्य के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। और जो और भी अद्भुत है वह यह है कि सेसिलिया ने जादू खुद से सीखा और उम्र की सीमाओं को तोड़ दिया। हालांकि वह चिंतित भी है कि उसकी जादुई शक्ति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, इसलिए वह किसी को उसके जादू सिखाने के लिए व्यवस्थित करता है, विशेष रूप से। और इस तरह से सेसिलिया की दैनिक जादू की ट्रेनिंग शुरू होती है। बेशक रात में वह अभी भी अक्सर ऐश डिस्ट्रिक्ट जाती है। वह रास्ते में नोआ को भी कुछ जादू की जानकारी सिखाती है। जल्द ही 3 साल बीत जाते हैं। राजा उसे फिर से बुलाता है। वह सेसिलिया से पूछता है कि अब वह किस स्तर पर है। सेसिलिया कहती है, एक साधारण स्तर 80 कोई बड़ी बात नहीं है। सभी हैरान रह जाते हैं।
इसलिए राजा ने तय किया कि सेसिलिया जादू अकादमी में एक शिक्षक बनेगी। इसके अलावा उसके पास उससे एक और अनुरोध है, वह है पवित्र कन्या एंजेलिका को जादू सिखाना। क्योंकि संत एक जन्मजात संत है, वह किसी से भी अधिक दयालु और शुद्ध है। केवल दया से लोगों का भरण पोषण नहीं हो सकता। राजा उसे एक लेख देता है जो संत ने निर्वासन के क्षेत्रों के बारे में लिखा है। इसे पढ़कर सेसिलिया पूरी तरह से निराश हो जाती है। अगर यह बेतुकी बातें नहीं हैं, तो यह पूरी बकवास है। संत भविष्य में देश का शासन करने में मदद करेगी। अगर वह इस तरह की अवास्तविक बनी रहती है, तो यह काम नहीं करेगा। इसलिए राजा को सेसिलिया से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि वह उसे एक सक्षम संत में प्रशिक्षित कर सके, जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन यह पूरी तरह से सेसिलिया के जीवन लक्ष्यों के खिलाफ है। उसका पिता उसके लिए मना करना चाहता है, क्योंकि यह कार्य उसे बुरा आदमी दिखाएगा। यह सुनकर कि वह बुरा आदमी बन सकती है, सेसिलिया उत्साहित हो जाती है, क्योंकि संत को स्कूल में सभी द्वारा पूजा जाता है। यहाँ तक कि एक व्यक्तित्व की पूजा भी बनती है। कहा जाता है कि लगभग अब कोई भी संत के शब्दों और कार्यों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो कोई भी संत की आलोचना करने की हिम्मत करता है, उसे उसके कट्टर अनुयायियों द्वारा बहिष्कृत और नफरत किया जाएगा। सेसिलिया कहती है कि वह यह काम लेगी और बिल्कुल निराश नहीं करेगी। लेकिन सेसिलिया की एक शर्त भी है कि नोआ को निर्वासन भूमि से बाहर लाना है। यह जानकर कि वह वहां 2 साल से जा रही है, उसका पुराना पिता बिल्कुल चौंक जाता है। हालांकि उस जगह पर जो नोबल शटर बनाता है, उसने नोआ का सामना किया जो लगभग मौत के घाट उतारा गया था। सेसिलिया को गुस्सा आता है, सिर्फ इसलिए कि वह एक अपराधी का बेटा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह दोषी है, यह बहुत असंगत है। उसकी प्रतिभाओं के साथ अगर उसे शिक्षा मिलती है, तो वह राष्ट्र का एक स्तंभ बन सकता है। केवल इतना ही नहीं, अगर कैसियस जाना चाहता है। सेसिलिया राजा के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कैसियस विनम्रता से मना कर देता है। यहाँ निर्वासित होने के बाद उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। लौटते समय सेसिलिया को अचानक किसी ने मदद के लिए पकड़ लिया। उस व्यक्ति को घावों में ढका देखकर सेसिलिया तुरंत उसे गांव के फव्वारे पर ले जाती है। बिना गंदगी साफ किए वह नहीं देख सकती कि घाव कितने गंभीर हैं, लेकिन यहाँ का पानी बेहद गंदा है। सेसिलिया के पास ध्यान खींचने की चिंता करने का समय नहीं है। वह तुरंत शुद्धिकरण कला का उपयोग करती है। पानी को शुद्ध करने के लिए गांव वालों को इकट्ठा होते देखकर सेसिलिया बाधा कला का उपयोग करती है, ताकि उनकी दृष्टि को रोक सके। धोने के बाद उसे पता चलता है कि यह युवा महिला जमीन पर है। उसके शरीर पर गंभीर जलन है जो संक्रमित हो गई है। उसके दाहिने पैर का घुटने के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से मृत है। वह निश्चित रूप से मरने वाली है। सेसिलिया केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकती है। साधारण लोगों की जादू केवल सूजन का इलाज कर सकती है, लेकिन अगर वह जलन भी ठीक नहीं कर सकती, तो वह भविष्य में दुनिया की सबसे मजबूत विलेनस कैसे बनेगी। सेसिलिया अपनी छाया कला को तेज करने लगती है। घायल महिला की खौफनाक चीखों के बीच जलन आखिरकार ठीक हो जाती है, लेकिन उसके मृत निचले पैर को काटना होगा। घायल महिला जागती है और पाती है कि उसका पैर चला गया है। घायल महिला जागती है और पाती है कि उसकी टांग चली गई। वह पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन जल्द ही वह जीवित रहने के लिए आभारी महसूस करती है। अगर वह आज किसी और से मिलती, तो केवल मौत उसका इंतजार करती। सेसिलिया को उसके धन्यवाद की जरूरत नहीं है। वह चाहती है कि वह इस गांव की उद्धारक बने। इसलिए सेसिलिया उसे एक चमत्कार में हालती है, मौत के किनारे से पुनर्जीवित और गांव को मार्गदर्शन देने वाली उद्धारक। क्योंकि सेसिलिया को उसकी मदद की जरूरत है गांव वालों की आवाजें इकट्ठा करने के लिए, ताकि वह संत का बहाना बनाकर एक विलेन बन सके। यह नूह का सील्ड गांव छोड़ने का पहला मौका है। अंदर और बाहर देखते हुए जैसे 2 अलग अलग दुनिया। नूह नहीं समझता कि उसने कुछ गलत नहीं किया, कि वह वहां फंसा हुआ है, मुश्किल से जीवित है। लेकिन सेसिलिया उसे बस सिर ऊंचा रखने के लिए कहती है और खुद को होने देने के लिए। यह सेसिलिया का पहली बार स्कूल में खुलकर प्रवेश करना है। लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने संत से सुना है। वे न केवल बहुत परिचित हैं, बल्कि बिना अनुमति उसके बालों को छूती हैं।
और यहाँ तक कि उसके भाई के बालों का अनुभव कैसा होगा यह भी सोचती है। सेसिलिया बिना किसी औपचारिकता के उनके हाथों को झटक देती है और उन्हें सीमाओं का कोई एहसास न होने का आरोप लगाती है। जब संत अपनी चमकदार एंट्री करती है अपने प्रशंसकों के साथ, नकली अच्छी लड़कियां आरोपों को पलटने लगती हैं, दया से शिकायत करते हुए कि सेसिलिया ने उन्हें मारा और डांटा। सेसिलिया चिढ़ाते हुए कहती है कि पहली मुलाकात में अत्यधिक घनिष्ठता दिखाना घिनौना है। संत मानती है कि यह दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण नहीं है। वह उम्मीद करती है कि सेसिलिया बहादुरी से माफी मांगे। सेसिलिया मना कर देती है कहकर, यह जरूरी नहीं है। वह स्कूल में दोस्त बनाने नहीं आई। नूह को चिंता है कि इससे सभी नाराज होंगे, लेकिन सेसिलिया इस पहले प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है। क्या शानदार शुरुआत है, लेकिन अचानक अगले पल सेसिलिया अचानक गायब हो जाती है। पता चलता है कि वह राजकुमार है। वह बलात्कारी तरीके से टेलीपोर्टेशन कला का उपयोग करके सेसिलिया को दूर ले जाता है और सोचता है कि वह कितना कूल लग रहा है। वह उसे दीवार के खिलाफ दबा देता है, पूछता है कि उसने उसकी महिमा के कार्य को क्यों स्वीकार किया। खेल की कहानी के अनुसार राजकुमार अब तक संत से प्यार में पड़ चुका होना चाहिए। सेसिलिया सोचती है कि वह पहले ही संदेह करने लगा है कि वह एक बुरी महिला है। वह कहती है, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह वह संत की स्वतंत्र रूप से आलोचना कर सकती है। उसकी महिमा के आदेशों के साथ उसे इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। राजकुमार सहजता से वह हार निकालता है जो उसने सेसिलिया को दी थी। वह सोचती है कि राजकुमार इसे तोड़ने वाला है। अचानक राजकुमार उसे सीधे चूम लेता है। वह कहता है, तुम अभी भी इसे पहने हुए हो। मैं बहुत खुश हूं कि राजकुमार किसी पर विश्वास नहीं करता। जो इतनी आसानी से शर्माता है वह कुछ बुरा नहीं कर सकता। सेसिलिया, उसने नहीं सोचा था कि राजकुमार ऐसा व्यक्ति होगा। वह अभी अभी अपनी संयम खो बैठी। यह एक विलेनस के लिए सही व्यवहार नहीं है। उसे जल्दी से अपना मानसिकता बदलनी होगी। तो कक्षा के बाद सेसिलिया फिर से संत को ढूंढती है। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी पागल अनुयायियों से घिरी हुई है। चूंकि मंच पहले से ही तैयार है, अब उसके प्रदर्शन का समय है। सेसिलिया सीधे मुद्दे पर आती है। संत के लेख पर चर्चा करना चाहती है। संत मानती है कि सभी को समान होना चाहिए। इस देश का वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है। पहले उन्हें निर्वासन भूमि के चारों ओर की बाधा हटानी चाहिए। केवल स्वतंत्रता के साथ ही गांव वाले खुश रह सकते हैं। बाहर के लोग भी नए पड़ोसियों को पाकर खुश होंगे। अगर सभी खुश हैं तो कोई असमानता नहीं होगी। सेसिलिया उसके विचारों की सीधी आलोचना करती है कि वे बहुत सती हैं और आदर्शवादी, क्योंकि सभी के लिए समानता बस असंभव है। उसके लेख की सामग्री कचरे का ढेर है। खेल की कहानी के अनुसार संत लगातार अपने विचार व्यक्त करती है, जिससे प्रेम पात्र की स्नेह बढ़ता है, जबकि विलेनस अंततः खारिज और पराजित होती है, एक नुकसान में। लेकिन सेसिलिया मूल कहानी का पालन करने की योजना नहीं बनाती, बल्कि वह अपने हमले को तेज करती है। संत सोचती है कि अलगाव बाधा को नष्ट करने से असमानता खत्म हो जाएगी। हालांकि सच यह है कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा और बिगड़ जाएगी। एक सिंप सवाल करता है, क्यों? वह मानती है कि गांव वाले परेशानी पैदा करेंगे जब उन्हें मुक्त किया जाएगा। सेसिलिया कहती है, यह मान लेना कि स्वतंत्रता प्राप्त करने से लंबे समय से चले आ रहे उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का रिजेंटमेंट मिट जाएगा, सच्ची अहंकार है। वह संत को बताती है कि इन बेकार लेखों को हल्के में न लिखे, जो नाइव करुणा से भरे हुए हैं, और ये सिंप केवल अंधाधुंध उसकी तारीफ करते हैं। वे पूरी तरह से बेकार हैं। संत नाराज होकर कहती है, तुम मुझे अपमानित कर सकते हो लेकिन मेरे दोस्तों को नहीं। लेकिन वह भूल जाती है कि वह सबसे अन्यायपूर्ण व्यक्ति है। एक प्यारी उपस्थिति के साथ पैदा हुई, बेजोड़ जादुई शक्ति और अभूतपूर्व पूर्ण तत्वीय महारत। उसकी खुद की उपस्थिति असमानता का प्रतीक है, फिर भी वह नहीं समझती उसके विचारहीन शब्दों का बड़ा प्रभाव। जब वह भव्य बयान देती है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। अक्सर सबसे कमजोर समूह ही पीड़ित होते हैं। संत अंततः अपनी कमियों को पहचानती है, लेकिन फिर भी वह अपने आदर्शों का पीछा करना नहीं छोड़ती। सेसिलिया संतुष्ट है, लेकिन वह उम्मीद करती है कि संत कुछ उपयोगी कहेगी।
भविष्य में एक सिंप संत से कहता है कि सेसिलिया की बकवास मत सुनो, लेकिन संत कहता है कि सेसिलिया का इरादा अच्छा है। सिंप इतना चौंक जाता है कि उसके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं है। इस बीच सेसिलिया महसूस करती है कि संत के साथ पहली टकराव काफी अच्छा रहा। अगली बार अगर संत फिर से कुछ आत्मधार्मिक झूठ बोले तो वह तुरंत उसे थप्पड़ मार देगी। जब से सेसिलिया ने एंजेलिका को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, वह सभी की दुश्मनी का निशाना बन गई है। स्कूल में लगभग सभी उसे नफरत भरी नजरों से देखते हैं। नूह वास्तव में समझ नहीं पाता। एंजेलिका ने चाय पार्टी में बस कुछ बेतुकी बातें कही, फिर भी यह सभी को इतना पागल कर देता है। लेकिन ठीक इसी कारण से इसका मतलब है कि सेसिलिया को एंजेलिका को मार्गदर्शन देने में और अधिक समय बिताना होगा। दूसरे शब्दों में, उसकी प्रतिष्ठा और भी खराब हो जाएगी। मैं कुख्यात बन जाऊंगी, हाहा। नूह बाद में बेबस रह जाता है। सेसिलिया फिर से निर्वासन के मैदानों में लौटती है। मोनिका की जांच के अनुसार गांव वाले वर्तमान में बाहरी दुनिया के प्रति अत्यधिक नकारात्मक भावनाएं रखती है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वे बाहर जाकर जो कुछ भी देखें लूट लेना चाहते हैं। सेसिलिया उसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहती है। आखिरकार उसकी टांग के साथ वह आसानी से भाग नहीं सकती, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अब सभी को पता है सेसिलिया उसका समर्थन कर रही है, इसलिए कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। सेसिलिया सीक्रेटली बहुत खुश है। उसकी पहले से ही एक खलनायक की छवि है। हालांकि सभी कहते हैं कि बदलाव की चाह एक बेतुकी ख्वाब है। वह यह जानकर हैरान है कि लोगों में वास्तव में थोड़ी उम्मीद है, जो उसे बहुत प्रेरित करती है। मोनिका को स्पष्ट रूप से पता है कि असली बदलाव गांव वालों में होना चाहिए, लेकिन वह जिज्ञासु है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में क्या सेसिलिया सोचती है कि गांव शायद फिर से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है? हालांकि एंजेलिका बेवकूफ है। उसकी शक्तिशाली प्रभाव के कारण यह जगह ध्यान आकर्षित करने लगी है। बस यह अभी उस स्तर पर नहीं है जहां कार्रवाई की जा सके। इसके बाद मार्कस अचानक सेसिलिया के पास बातचीत करने आता है। हाल ही में सेसिलिया उसे और उसके जुड़वां भाई डेमियन के साथ रेयरली देखती है। मार्कस हमेशा सोचता था कि वह डेमियन को सबसे अच्छा समझता है, लेकिन एंजेलिका से मिलने के बाद हमेशा एंजेलिका ये और एंजेलिका वो। फिर एंजेलिका ने उसे कहा कि उसे बस खुद होना चाहिए, और एंजेलिका के शब्द मीठे पानी की तरह थे, उसकी सूखी गले को तर करते हुए, उसे पुनः जीवित महसूस कराते हुए। लेकिन फिर भी सेसिलिया और एंजेलिका के बीच उस बहस के दौरान मार्कस को लगा कि सेसिलिया गलत नहीं थी। जब बाकी सब ने सेसिलिया को बेवजह कहा, केवल मार्कस को लगा कि एंजेलिका के विचार बहुत नाइव हैं। अचानक यह डेमियन को नाराज कर दिया। तब से मार्कस ने संत और उसके अनुयायियों के साथ रहना नहीं चाहा, इसलिए वह जानना चाहता है सेसिलिया वास्तव में क्या योजना बना रही है। आखिरकार शुरू से ही वह एंजेलिका का विरोध करती नजर आ रही है, लेकिन सेसिलिया कहती है कि यह कुछ नहीं है। हालांकि मार्कस उसे विश्वास नहीं करता, वह और अधिक दबाव नहीं डालता। वह इस बार आया है सेसिलिया को राजा की अगली चाय पार्टी में शामिल होने की सूचना देने। उसके बड़े भाई ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि बेवजह बात न करे। सेसिलिया जानती है कि यह चाय पार्टी संतों की परीक्षा कहलाती है। खेल में मूल रूप से एक खलनायिका के रूप में उसे निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए था। खेल में मूल रूप से दुष्ट महिला के रूप में उसे निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए था। तो सेसिलिया को लगता है कि यह भी उसके लिए एक बुरा परीक्षण है। एंजेलिका के दोस्ताना इशारे का सामना करते हुए सेसिलिया उसे कोई महत्व नहीं देती, सोचते हुए उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से एंजेलिका को पसंद नहीं है। असली कहानी में सच्चा अंत खोलने के लिए आपको सबसे सही उत्तर चुनने होंगे, उच्च स्कोर पाने के लिए। हालांकि सेसिलिया उन आत्मधर्मी उत्तरों से सहमत नहीं है। इस क्षण में सभी प्रेम रुचियां चाय पार्टी में मौजूद हैं। उसके कई भाई उसे पसंद करना शुरू कर रहे हैं। खेल में जैसे ही एकमात्र अंतर मार्कस है, लाल बालों वाला और उसके सामने चश्मा पहने लड़का स्पष्ट रूप से अपने चेहरों पर डिस्गस्ट दिखाते हैं। सुनहरे बालों वाला और हरे बाल वाला लड़का दोनों अजीब हैं। सुनहरे बालों वाला
एंजेलिका और सेसिलिया दोनों के प्रति दोस्ताना रवैया बनाए रखता है। हरे बाल वाला अत्यधिक तर्कसंगत है, जैसे कि जानबूझकर मददगार होने का अभिनय कर रहा हो। सबसे अजीब है राजकुमार। खेल में वह स्पष्ट रूप से केवल संत पर मुस्कुराता है, जो एंजेलिका के प्रति खलनायिका का द्वेष उत्पन्न करता है। राजा सेसिलिया की 3 साल पहले की भविष्यवाणी का जिक्र करते हैं। श्रृंखला। राज्य वास्तव में आर्थिक पतन का अनुभव कर चुका है। संत विश्वास नहीं कर सकती। 3 साल पहले की आर्थिक नीति सफल हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझती कि वह उत्पादकता और खरीदारी की शक्ति समानुपाती नहीं है। उसने जो नीति बताई थी वह केवल अल्पकालिक प्रोत्साहन थी। सेसिलिया पूछती है कि एंजेलिका अब क्या सुझाव देती है। संत बेवकूफी करना जारी रखता है, उनके साथ एक गठबंधन बनाने की उम्मीद कर रहा है। सेसिलिया हैरान है, इससे राज्य को क्या लाभ होता है। संत इसके बजाय सोचता है कि केवल लाभ और हानि की परवाह करना सबसे पैथेटिक है। ईमानदारी ही लोगों को आपदा से बचाती है। सभी सिम्स सहमति में सिर हिलाते हैं, लेकिन सेसिलिया कहती है, अगर ईमानदारी काम करती है तो उनकी अर्थव्यवस्था क्यों गिरी। सिम्स गुस्से में सेसिलिया को घूरते हैं। संत नहीं जानता कि कैसे जवाब दे। चश्मा पहने लड़का परेशान है। वह बहस करने में इतनी अच्छी है। वह उसे अपने शानदार विचार पेश करने के लिए कहता है। फिर सेसिलिया मानती है कि उन्हें इस अवसर का उपयोग करके सीरीज को एक वासल राज्य में बदल देना चाहिए। संत चिल्लाता है, यह कितना क्रूर हो सकता है। सभी सिम्स एक स्वर में सहमत होते हैं। मार्कस चुप है, क्योंकि छोटे राज्य की तुलना में उन्हें अन्य महान शक्ति के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। वेलेंटिया। जबकि राज्य को सीरीज पर कब्जा करने से कुछ नहीं मिलता। अगर वेलेंटिया इसे अपने कब्जे में ले लेता है तो राज्य को भारी नुकसान होगा। संत निराधार टिप्पणियां करना जारी रखता है। संत निरर्थक टिप्पणियों के साथ आगे बढ़ता है। छोटे राज्य के लोगों का क्या होगा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है। अपने देश को खतरे में डालना एक छोटे राज्य की खुशी के लिए, यही असली मूर्खता है। राजा उनके गर्मागर्म बहस से खुश हैं। केवल संत और ये प्रतिभाशाली दिमाग राज्य की दौलत हैं। हालांकि जैसे ही राजा सीसिलिया को छोड़ते हैं, वह जल्दी से वहां से निकल जाती है, क्योंकि राजा के बिना सिम्स अपनी असली रंग दिखाते हैं और एंजेलिका पर बाद में अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। मार्कस जानबूझकर नोहा को जानकारी के लिए खोजता है, यह जानकर कि वह निर्वासन भूमि से है। आखिरकार वह सीसिलिया के अलावा सभी से डरता हुआ लगता है। नोहा शर्मिंदा और गुस्से में कहता है, मार्कस का इससे क्या लेना देना है। लेकिन उसे नहीं पता कि वह सीसिलिया की कमजोरी बन सकता है। अगर नोहा सीसिलिया के साथ रहना चाहता है तो उसे अपनी भावनाओं को छिपाना होगा, अन्यथा छिपे हुए इरादों वाले लोग उसका फायदा उठाएंगे। आखिरकार उसकी बहन संत से नफरत करती है और उसके लिए परेशानी खड़ी करना पसंद करती है, इसलिए वह बहुत सारी नफरत को आकर्षित करती है। सीसिलिया कहती है कि उसे संत से नफरत नहीं है, लेकिन वह उसे सच नहीं बता सकती। वह केवल यह कह सकती है कि वह इतिहास की सबसे मजबूत विलेनस बनना चाहती है, इतिहास की सबसे मजबूत दुष्ट महिला बन जाए। एंजेलिका जैसे एक परफेक्ट इंसान को परेशान करना, जिसे हर कोई पसंद करता है, बहुत अच्छा लगता है। एक विलेनस, तुम चरित्र का अच्छा मूल्यांकन करती हो। मार्कस ने नहीं सोचा था कि उसकी बहन इतनी दिलचस्प होगी, लेकिन सच में एंजेलिका सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। अगर यह एक वर्चुअल दुनिया है, एंजेलिका निस्संदेह एक अनोखी नायिका है। उसके मुंह से निकले सबसे साधारण शब्द भी उद्धार के शब्दों की तरह लगते हैं। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह की लड़की पसंद आएगी, लेकिन उसे एक झटका लगा। फिर वह एक संभावना पेश करता है। क्या यह जादू का प्रभाव हो सकता है? सेसिलिया सोच में पड़ जाती है। सच में सब कुछ उसके पक्ष में विकसित हो रहा है, यहाँ तक कि प्लॉट आर्मर भी इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। लेकिन सब कुछ जो वह एंजेलिका के बारे में जानती है, वह खेल की सेटिंग से है। अगर एंजेलिका उसकी चरित्र की तरह बदल गई है तो यह असंभव नहीं है। लेकिन अगले पल नो की मदद के लिए चीख उसकी सोच को बाधित कर देती है। सेसिलिया मुड़ती है और पीछे से एक क्लब से मारी जाती है, क्योंकि सेसिलिया अचानक बाहरी लोगों द्वारा अपहरण कर ली जाती है। इस समय स्कूल में
नो पहले ही आधा मरा हुआ है। सेसिलिया उन्हें चेतावनी देती है कि उसे जाने दें, अगर वे मरना नहीं चाहते। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अब जादू का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि एक जादुई कॉलर उसके गले में डाला गया है। अपहरणकर्ता सेलिया को घूंसा मारता है और उसे गिरा देता है। हालांकि महिला ने केवल उन्हें सेलिया को यातना देने का आदेश दिया था। यह कचरा नूह केवल रास्ते में आएगा। दोनों अपहरणकर्ता पहले नूह को खत्म करने पर चर्चा करते हैं। किसे पता था कि सेसिलिया तुरंत पलटवार करेगी और उसे मारने वाले को गिरा देगी। तुम कचरा हो। नूह के पास अब खड़े होने की ताकत नहीं है। सेसिलिया जानती है कि यह खेल की दुनिया है या नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वह असली है। वह मौके का फायदा उठाकर एक चाकू पकड़ लेती है। फिर वह अपहरणकर्ताओं पर पलटवार करती है। हालांकि वह जानलेवा ताकत का उपयोग नहीं करती। वह लोगों को चाकू के पिछले हिस्से से मारती है। नूह इस स्थिति में भी हैरान है। वह जल्द ही शांत रह सकती है। दृश्य पर केवल एक अपहरणकर्ता बचा है। पल भर में सेसिलिया उसकी हथियार को काट देती है। अपहरणकर्ता समझदारी से जल्दी भाग जाता है। सेसिलिया एक चाकू फेंकती है और उसे गिरा देती है। लेकिन जैसे ही वह उसे खत्म करने वाली होती है, वह अभागी संत अचानक प्रकट होती है। वह सेसिलिया को स्थिर करने के लिए बाइंडिंग कला का उपयोग करती है। सेसिलिया, तुम ऐसा भयानक काम क्यों कर रही हो? यह बेवकूफ, वह आदमी बुरा है। मुझे यह सुनना नहीं है। मैं केवल सेसिलिया को किसी को चोट पहुंचाते हुए देखती हूँ। अपहरणकर्ता सेसिलिया पर पलटवार करने का एक मौका मिलता है। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण पर राजकुमार लोगों के साथ आता है। वह सेसिलिया की रक्षा के लिए अपनी बाह से तलवार को रोकता है। सिम्प ब्रिगेड उसके पीछे करीब आती है। उसका बड़ा भाई देखता है कि सेसिलिया घायल है और उसे ठीक करना चाहता है। लेकिन संत उसकी बुराई करने के लिए बोल उठती है। कहती है कि सेसिलिया किसी को मारने की कोशिश कर रही थी। जो प्रतिरोध नहीं कर रहा था वह खुश है कि उसने इसे रोका। उसका भाई ब्रेनवॉश हो चुका है, उसे बचाना संभव नहीं। और वह भी सोचता है कि सेसिलिया को हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। सेसिलिया पलटकर पूछती है कि अगर उसे मार दिया जाए तो क्या वह अपनी तलवार नहीं खींचेगा? उसका बेतुका भाई कहता है कि वह बिल्कुल नहीं खींचेगा। सेसिलिया निराश होकर कहती है कि उसने एक योद्धा के रूप में अपनी गरिमा भूल गई है। यह संत ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह सेसिलिया के भले के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन केवल सुंदर शब्द ही बोलती है। और वह पूछती है कि सेसिलिया क्यों नहीं समझती कि हिंसा केवल और अधिक नफरत को जन्म देती है, पूरी तरह से यह नजरअंदाज करते हुए कि वह वास्तव में मरने के करीब थी। लेकिन तुम मरी नहीं, क्या तुम? सेसिलिया और राजकुमार तुरंत क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। संत कहती है कि अगर सेसिलिया की दृढ़ आस्था होती तो राजकुमार निश्चित रूप से समय पर प्रकट होता। सेसिलिया हैरान है, क्या यह भी इंसानी भाषा है? वह सोचती है कि राजकुमार ने उसकी आस्था का जवाब दिया है, इसलिए सेलिया की सुरक्षा भी उसकी उपलब्धि है। राजकुमार तुरंत ही बेहद गुस्से में है। इतना आत्मराइटियस मत बनो। अगर सेलिया ने प्रतिरोध नहीं किया होता तो वह बच्चा पहले ही मर चुका होता और तुम बस वहीं खड़े होकर बकवास कर रहे थे। कैसे कोई उसके जैसे खुद को संत कह सकता है? महत्वपूर्ण क्षण पर वह तर्कसंगत हरे बाल वाला लड़का प्रकट होता है ताकि संघर्ष को बढ़ने से रोका जा सके। प्राथमिकता पहले सेलिया और नोआह का इलाज करना होना चाहिए। एक महिला को जमीन पर गंदे कपड़ों में लेटना अच्छा नहीं है। संत को अपनी रक्षा करते देख पागल सिम्स आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि सेलिया बहुत छोटी और अपरिपक्व है। सूनर और लेटर वह संत की अच्छी नीयत को समझ जाएगी। राजकुमार उनकी बेतुकी बातचीत सहन नहीं कर पाता। वह सेलिया को उठाता है और जाने की तैयारी करता है। संत जलन में पूछती है कि क्या राजकुमार को सेलिया पसंद है? सफेद बाल वाला लड़का समझाता है। राजकुमार उसे सिर्फ एक बहन की तरह देखता है। यह तो बहुत अच्छा है। मुझे चिंता थी क्योंकि सेलिया कभी दोस्त नहीं बना पाती। मुझे बहुत खुशी है कि राजकुमार उसकी देखभाल कर सकता है। हरे बाल वाला लड़का जम जाता है। रास्ते में सुनहरे बाल वाला पसीने में तर हो जाता है। राजकुमार कहता है कि वह उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करेगा, लेकिन उसे फिर से खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यह जानकर कि सेसिलिया मुसीबत में है,
वह बहुत चिंतित था। सेसिलिया को प्रिंस की भावनाएं महसूस होती हैं, जिससे उसका दिल धड़कने लगता है। उसकी खुशबू भी उसे बहुत आराम देती है। लेकिन अचानक जब वह अपनी आंखें बंद और खोलती है, तो उसे प्रिंस उसके बगल में लेटा हुआ दिखाई देता है। सेसिलिया इस स्थिति को समझ नहीं पाती। उसके दिल में छोटा शैतान सुझाव देता है। वह अवसर देखती है, प्रिंस के साथ सौदा करने का और संत के रानी बनने के सपने को चुराने का। छोटा फरिश्ता इसका विरोध करता है। एक ईमानदार विलेन ऐसा नहीं करेगा। जबकि छोटा फरिश्ता और शैतान बहस कर रहे हैं, प्रिंस अचानक हिलता है, सेसिलिया के मानसिक उथल-पुथल को रोकते हुए। किसी भी हाल में उसे उठने से पहले छोड़ना होगा। किसे पता था कि प्रिंस बस सोने का नाटक कर रहा था, अपहरणकर्ताओं द्वारा चुराया गया हार पकड़े हुए। वह सेसिलिया से कहता है कि वह करीब आए और उसे पहनाने में मदद करे। लेकिन जैसे ही प्रिंस उसे चूमने वाला होता है, नोआ और स्पष्ट दिमाग वाला मार्कस अचानक प्रकट होते हैं, जिससे सेसिलिया इतनी चौंक जाती है कि वह प्रिंस को बिस्तर से धक्का दे देती है। हालांकि मार्कस प्रिंस को अपना साले बनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे सेसिलिया की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड मिल गया है। वह संतों का कट्टर समर्थक ऑस्कर है, जिसने उसे क्रूरता से घूरा था। पिछले चाय पार्टी में इतनी गड़बड़ी होने पर सेसिलिया अच्छी तरह से बदला लेने की योजना बना रही थी, लेकिन अचानक उसे पहले ही राजकुमार द्वारा आधा मार दिया गया है। वह बेवकूफ शायद अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएगा। राजकुमार ने सुना कि राजा ने संत सेसिलिया के ठिकाने के बारे में बताने के लिए किसी को भेजा। राजा ने इस घटना का उपयोग संत की मदद करने के लिए करने की योजना बनाई। नोआ परेशान है। क्या संत इतना महत्वपूर्ण है? लेकिन उस पौराणिक संत ने राज्य को बचाया, इसलिए सेसिलिया संत की परीक्षा का हिस्सा बन गई। राजकुमार माफी मांगता है, कहता है कि राजा संत के प्रति जुनूनी हो गया है। वह संत के अलावा किसी की परवाह नहीं करता। उसने संत का विरोध करने की अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन वह अभी भी सबसे मजबूत विलेन बनने के लिए बहुत अनुभवहीन है। रोमांस के लिए समय नहीं है। लेकिन अचानक उसके पिता अपना मन बदल लेते हैं और अब सेसिलिया को संत का विरोध करने की अनुमति नहीं देते। पहले उन्होंने सोचा कि यह बस छात्रों के बीच छोटी मोटी झगड़े हैं। किसने सोचा होगा यह लगभग सेसिलिया की जान ले लेगा। आखिरकार वह केवल 13 साल की है। हालांकि सेसिलिया अभी भी एक और मौके के लिए लड़ना चाहती है। हालांकि यह लापरवाही उसे स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि वह किसी न किसी तरह से कुछ कमी महसूस करती है। वह फिर भी अकादमी की सबसे मजबूत में से एक है, लेकिन जो उसे नहीं पता वह यह है कि संत हाल ही में स्तर 80 से ऊपर जादू का उपयोग कर सकती है। स्कूल में अचानक अफवाहें फैल गईं कि सेसिलिया ने हस्तक्षेप किया और राजकुमार और संत के बीच का रिश्ता खराब कर दिया। हालांकि राजकुमार को सुनने को मिलता है कुछ दिलचस्प जानकारी सुनहरे बालों वाली लड़की से, क्योंकि वे लड़कियां पहले संत को तंग करने के लिए एकजुट होती थीं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अचानक बदल दिया और सार्वजनिक रूप से संत के लिए अपने प्यार का ऐलान किया। संत की प्रतिद्वंद्वी बने रहने के लिए सेसिलिया खुद को बंद कर लेती है ताकि वह कड़ी मेहनत कर सके। उसके पास केवल नौकर हैं जो नियमित रूप से जीवन की आवश्यकताएं और जादू की किताबें प्रदान करते हैं। नोआ सेसिलिया की मदद जल्दी से करना चाहता है, इसलिए वह डेस्परेटली सुधारना चाहता है, भले ही वह सेसिलिया के समान खाना खा सके। नोआ नौकरों के साथ रहना चुनता है क्योंकि यह पुस्तकालय के करीब है, लेकिन फिर भी नौकरों का खाना उसके लिए पहले से ही एक विशेष व्यंजन है। इस समय संत अपने सिम ब्रिगेड के साथ प्रकट होती है। राजकुमार को हमेशा उदास देखकर वह राजकुमार के लिए एक केक बनाने का सुझाव देती है। उसकी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए उसके पीछे फिदा लोग हैं। मस्तिष्क किए हुए शिपिंग फैंस भी गपशप कर रहे हैं। राजकुमार और संत एकदम सही जोड़ी हैं। जब तक संत उसके पास है, राजकुमार सेसिलिया को भूल जाएगा। वह परेशानी करने वाला राजकुमार वास्तव में संत की बात सुनने में रुचि नहीं रखता और उसके कुत्तों के झुंड की भौं भौं से भी उसे उसका केक खाने का मन नहीं है। एक समूह फिदा लोग उसके पास आकर उसे सांत्वना देते हैं। वह भ्रमित भाई यहाँ तक कहता है, शायद यह सेसिलिया की गलती है। संत भी मुस्कुराती है
और इन फिदा लोगों को कुछ पैवलोवियन सकारात्मक प्रोत्साहन देती है। राजकुमार वास्तव में इन बेतुके मूर्खों से तंग आ चुका है। पास में गपशप करने वाले भी कहते हैं कि यह सब सिसिलिया की गलती है कि वह राजकुमार और संत के रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। राजकुमार केवल उन्हें घूरकर चुप कराने की कोशिश करता है। सुनहरे बालों वाली लड़की समय पर प्रकट होती है और राजकुमार को कमरे से बाहर ले जाती है। उसे स्कूल में उन लड़कियों में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि पहले वे सभी संत से बहुत नफरत करती थीं और यहाँ तक कि उसे परेशान करने के लिए एकजुट हो जाती थीं। लेकिन किसी समय पर वे पूरी तरह से अलग लगने लगती हैं। लोग अचानक सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करते हैं कि वे संत से प्यार करते हैं। लोगों की भावनाएं अचानक इस तरह से कैसे बदल सकती हैं? ठीक उसी समय जब हरे बाल वाला लड़का प्रकट होता है, अब पूरे स्कूल को अपने कुछ बचे हुए सामान्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें पता है कि जब सेसिलिया लौटेगी, स्थिति निश्चित रूप से और भी बदतर हो जाएगी। इसके बाद राजकुमार किसी को संत की जांच करने के लिए कहता है। वह संदेह करने लगता है कि संत की क्षमताओं के पीछे कोई तंत्र हो सकता है जो सभी को उसके प्यार में गिरा देता है। पल में 2 साल बीत जाते हैं। सेसिलिया के निवास के चारों ओर का जादुई बाधा अंततः गायब हो जाती है। सेसिलिया ने अंततः 60 महीनों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है, लेकिन वह जो पहला काम करती है वह निर्वासन भूमि पर जाना है। सेसिलिया बहुत आश्चर्यचकित है। गांव पूरी तरह से बदल चुका है। गार्ड गारेट अचानक प्रकट होता है। वह कहता है कि मोनिका ने बताया कि यह सब सेसिलिया के कारण है। इस साल अंततः कोई बच्चे भूख से नहीं मरे। गारेट आभारी है, लेकिन वह अभी भी सेसिलिया पर भरोसा नहीं करता। 2 साल और 6 महीने तक गायब रहकर और अचानक यहाँ प्रकट होना। सेसिलिया उसकी अपमान की परवाह नहीं करती और सक्रिय रूप से एक तलवार की लड़ाई का सुझाव देती है। गारेट मना कर देता है, कहता है कि वह कभी महिलाओं से नहीं लड़ता। लेकिन सेसिलिया उसका मजाक उड़ाती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। गैरेट गुस्से में कहता है कि एक आदमी को अयोग्य नहीं कहा जा सकता। जब वह उसे रोता देखता है तो उसे मत ब्लेम करो। बाद में इस समय मोनिका और कैसियस भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। करीब आते हुए उन्हें पता चलता है गैरेट पहले ही सेसिलिया द्वारा हार चुका है। गांव वाले विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह गांव का नंबर 1 योद्धा है। सेसिलिया ने जरूर जादू का इस्तेमाल किया होगा। गैरेट गांव वालों से चुप रहने के लिए कहता है। सेसिलिया की ताकत असली है और सेसिलिया कहती है कि वह मजबूत इसलिए है क्योंकि वह एक कुलीन की बेटी है। उसके पास तलवारबाजी की ट्रेनिंग के लिए बहुत समय है और उसे मार्गदर्शन देने के लिए पहले श्रेणी के प्रशिक्षक हैं। अगर गैरेट के पास तलवारबाजी सीखने के लिए उसकी जैसी परिस्थितियां होतीं, तभी वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य होता। गैरेट असहाय महसूस करता है, सोचता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन जो वह नहीं जानता वह यह है कि सेसिलिया का मतलब है कि वह उसका उपयोग कर सकता है। अगर वह सिर्फ एक दिखावटी कुलीन है तो क्यों न उसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि मोनिका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसियस को आते देख सेसिलिया बहुत खुश होती है। वह यह भी बताती है कि उसका जादू स्तर 99 तक पहुंच गया है। वह यहाँ खास तौर पर कैसियस को खोजने आई थी। इसके साथ ही सेसिलिया जादू करने लगती है। सेसिलिया एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करती है। कैसियस समझ जाता है कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करने लगता है, लेकिन सेसिलिया जारी रखने पर अड़ी रहती है। अगले पल कैसियस की एक आंख फिर से देखने लगती है क्योंकि सेसिलिया जादू का उपयोग करती है अपनी आंख को कैसियस में स्थानांतरित करने के लिए। सेसिलिया जानती है कि कैसिया निश्चित रूप से यह नहीं चाहती, लेकिन वह यह भी उम्मीद करती है कि कैसियस फिर से दुनिया देख सके। इसके बाद सेसिलिया की एकमात्र चिंता उसके पिता है। अगर वह उसे इस हालत में देखकर रोने लगे तो जब वह घर लौटती है तो उसके पिता सच में फट पड़ते हैं, फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। आखिरकार उनकी आखिरी मुलाकात के बाद 912 दिन और आधा बीत चुका है। वह स्कूल के पागल अनुयायियों को दिखाना चाहती है कि एक पुनर्जन्मी विलेनस कैसी दिखती है। इसलिए सेसिलिया काले कपड़ों में कैंपस में प्रकट होती है। जैसा कि उम्मीद थी, वह तुरंत सबका ध्यान खींच लेती है और यही प्रभाव वह चाहती है। पहले वार करना और पागल अनुयायियों पर विलेनस का गहरा प्रभाव छोड़ना। जैसा कि उम्मीद थी, जल्द ही
एक पागल चकत्तेदार लड़की जाल में फंस जाती है। उसने नहीं सोचा था कि सेसिलिया लौटने की हिम्मत करेगी और उसे स्कूल छोड़ने की सलाह देती है। सेसिलिया एक नज़र में देख लेती है कि चकत्तेदार लड़की भी संत की पागल अनुयायियों में से एक है। उससे आ रही स्पष्ट दुश्मनी सिंह ब्रिगेड के समान है। चकत्तेदार लड़की सेसिलिया का मजाक उड़ाती है कि वह इतनी चमकीली क्यों कपड़े पहन रही है। कहती है कि वह स्पष्ट रूप से एक तुच्छ महिला है जिसमें कोई गहराई नहीं है। संत के खिलाफ जाना केवल उसे शर्मिंदा करेगा। आखिरकार संत को कभी अपनी उपस्थिति सजाने की परवाह नहीं होती और वह एक पवित्र व्यक्ति है जो आंतरिक आत्मा को महत्व देती है। सही सही, यह वास्तव में बहुत संत लायक है। हालांकि असलियत यह है कि ज्यादातर लोग दूसरों का न्याय उनकी उपस्थिति से करते हैं और चकत्तेदार लड़की भी एक कपटी है। वह सेसिलिया पर उसकी उपस्थिति के आधार पर हमला कर रही है। अभी चकत्तेदार लड़की जिद्दी होकर कहती है, यह इसलिए है क्योंकि सेसिलिया का गंदा दिल उजागर हो गया है बाहर से। हालांकि सेसिलिया पीछे हटने वाली नहीं है। वह टिप्पणी करती है कि चकत्तेदार लड़की एक कुलीन होते हुए उसके सिर में बिखरे बाल और गंदे बाल हैं। जो लंबा कपड़ा उसने पहना है केवल उसकी मोटी टांगों को उजागर करता है। उसका धनुष टेढ़ा बंधा हुआ है। यह एक आलसी व्यक्ति की आत्म प्रदर्शनी की तरह है। चकत्तेदार लड़की गुस्से में सेसिलिया पर बहुत अनुचित होने का आरोप लगाती है। संत ने कहा कि वह जैसी है वैसी ही प्यारी है। सेसिलिया को यह अजीब लगता है। क्यों उसका बाल अस्वाभाविक रूप से उसकी आंखों को ढकता है? क्या संत ने कहा कि उसके चकत्ते भी प्यारे हैं? सेसिलिया उसे देख लेती है। वह केवल अपनी आलस्य को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। संत के शब्दों को मेहनत से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही है। दूसरी लड़की मानसिक रूप से टूट जाती है। वह अंदर ही अंदर गालियां देने लगती है। इस पल संत आखिरकार प्रकट होती है। लेकिन चकत्तेदार लड़की पहले शिकायत करती है। कहती है कि सेसिलिया ने उसकी शक्ल का अपमान किया। संत ने इस बार सीखा है और वह पहले सेसिलिया का स्पष्टीकरण सुनना चाहती है। सेसिलिया इसे नकारती नहीं है। वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकी। इसलिए उसने चकत्तेदार लड़की को उसकी शक्ल के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दिया। लेकिन संत वास्तव में खुद को न्याय का जज मानती है। उसे दोनों पक्षों को सुनना होगा, पहले यह तय करने से पहले कि कौन सही है या गलत। आखिरकार उसने पहले सेसिलिया को लगभग मार डाला था अपनी पूर्व धारणाओं के कारण। इसलिए सेसिलिया स्कूल नहीं आना चाहती थी। सेसिलिया उसे कहती है कि वह चली जाए और अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर मत देखे। वह स्कूल नहीं आई क्योंकि उसके पास महत्वपूर्ण काम था। इसका संत से कोई लेना देना नहीं है। संत निरर्थक टिप्पणियां करती रहती है। उस अपहरण के दौरान उसे स्पष्ट रूप से पता था कि सेसिलिया बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह सेसिलिया को बचा सकती है। बचपन से उसे पता था कि वह एक भाग्यशाली व्यक्ति है। जो भी वह मानती है वही होता है। सेसिलिया चौंकी। क्या संत ने यह महसूस किया कि वह नायिका है? इसलिए संत आशा करती है कि सेसिलिया उस पर विश्वास कर सके। इसलिए संत आशा करता है कि सेसिलिया उस पर विश्वास कर सके और फिर सबका सुखद अंत होगा। हालांकि सेसिलिया जानती है कि संत वास्तव में चाहती थी कि वह मर जाए। आखिरकार जब उसने सेसिलिया को अपहरणकर्ताओं का सामना करते देखा, संत की क्षमताओं के साथ वह स्पष्ट रूप से दोनों को काबू कर सकती थी। लेकिन उसने केवल सेसिलिया को ही नियंत्रित किया। क्या उसका व्यवहार मानव स्वभाव का विकृत रूप है या नैतिकता का पतन? केवल संत खुद जानती है। संत जोर से इसका खंडन करती है। कहती है, बिल्कुल नहीं। दर्शक हैरान हैं। यह पहली बार है जब संत ने अपनी संयम खोई है। वह गहरी भावना के साथ पूछती है, क्या उसका बुरा महिला होना सेसिलिया की आशा है? लेकिन अगर संत एक अच्छी महिला है तो यह मायने नहीं रखता। उसे केवल बातों में नहीं रहना चाहिए। अगर उसने यह पता कर लिया है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार होता है, क्या उसने इस प्रभाव की सीमा और अनिश्चितता की पुष्टि की है? कुछ भी नहीं। सेसिलिया इससे घृणा करती है। अगर आप अपने आदर्शों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और सक्रिय कदम उठाने चाहिए। और सेसिलिया को संत के उद्धार की आवश्यकता नहीं है। उसके आदर्श केवल अपने प्रति वफादार हैं। इस दिन
सेसिलिया सीधे उच्च वर्ग में पहुंच जाती है। संत के समान कक्षा में होना। वह घमंड से कहती है, निचली कक्षाएं बहुत सरल और उबाऊ हैं। शायद उच्च कक्षा का ज्ञान अधिक दिलचस्प होगा, लेकिन जो वह नहीं जानती है वह यह है कि पर्दे के पीछे सेसिलिया डेस्परेटली पढ़ाई कर रही है ताकि वह पकड़ सके। संत सिम्स सेसिलिया की घमंडी आवाज को अश्लील बताते हैं। संत स्वेच्छा से आगे बढ़ती है, अच्छा इंसान बनने के लिए। हालांकि सेसिलिया के शब्द बहुत कठोर हैं। उन्हें एक साथ उसे निशाना नहीं बनाना चाहिए। दुर्भाग्य से सेसिलिया इसे नहीं मानती। ब्रेक के दौरान संत फिर से उससे चिपक जाती है। सेसिलिया के साथ दोपहर का भोजन करना चाहती है। सेसिलिया को पूरी तरह से जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित, क्योंकि उसका पूरा जीवन, जो कुछ भी उसने चाहा वह सच हो गया है, इसलिए वह आत्मविश्वासी है। सेसिलिया निश्चित रूप से उसकी सिंह बनेगी। उसकी दोस्त सेसिलिया वास्तव में थक चुकी है। संत उसकी सबसे कम पसंदीदा प्रकार है और उसे उसके चेहरे को देखते हुए खाने का मन नहीं है। सेसिलिया को खेल की नायिका के साथ तुलना करना पसंद नहीं है, लेकिन राजकुमार की स्थिति भी उसे फ्रस्ट्रेट्स करती है, जिससे उसके सामने पूरी तरह से एक सच्ची विलेनस का खेलना असंभव हो जाता है। नोआ सुझाव देता है कि वह राजकुमार से कुछ दिनों के लिए दूर रह सकती है। शायद तब वह समझ सकेगी कि राजकुमार उसके लिए क्या मतलब रखता है। फिर वह समझ सकेगी कि राजकुमार उसके लिए क्या मतलब रखता है। सेसिलिया मना कर देती है, कहती है कि यह भागने जैसा होगा और यह एक विलेनस के स्टाइल में नहीं आता। सेसिलिया को एहसास होता है कि वह अभी भी अपनी आदर्श विलेनस से बहुत दूर है, इसलिए वह अपने दिल के प्रति सच्ची रहने का निर्णय लेती है और इस बार पहल करने का फैसला करती है। संत उदास है क्योंकि राजकुमार उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। अचानक सेसिलिया सीधे राजकुमार के पास जाती है और अपनी बात रखती है। हालांकि उसने कभी उसकी मदद नहीं मांगी, फिर भी वह राजकुमार का धन्यवाद करना चाहती है। लेकिन अगर राजकुमार उसकी परवाह करता है तो उसे बस यह कह देना चाहिए, वह सिर्फ दूर की ओर देखने वाली नहीं है। सेसिलिया अपने आत्मविश्वासी प्रदर्शन से संतुष्ट है और यह राजकुमार को भी हंसाता है। वह सेसिलिया से कहता है कि वह मानसिक रूप से तैयार हो जाए, क्योंकि अब से वह कोई रोक टोक नहीं करेगा। इस पल संत की जलन बह रही है। वह तुरंत सक्रिय हो जाती है, अपने चारों ओर के लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता। फिर वह निर्दोष होने का नाटक करते हुए उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करती है और जानबूझकर राजकुमार के साथ कला महोत्सव पर चर्चा करने का बहाना बनाती है। राजकुमार को जाते समय अभी भी बड़ी मुस्कान के साथ देखकर संत केवल मजबूरी में मुस्कुराती है, लेकिन सेसिलिया अंदर से बेहद खुश है। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है। उसने अंततः संत को असहज करने में सफलता पाई है। फिर सेसिलिया फिर से निर्वासन के मैदानों में लौटती है। कैसियस अचानक गांव में सभी को इकट्ठा करता है। एक रहस्य की घोषणा करने के लिए यह पता चलता है उसकी असली पहचान वास्तव में वर्तमान राजा का बड़ा भाई है। यह पता चलता है कैसियस मूल रूप से राज्य का क्राउन प्रिंस था। उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी मां का निधन हो गया। कैसियस ने अपना सारा समय जादू सीखने में बिताया और 10 साल की उम्र में उसने आश्चर्यजनक स्तर 80 हासिल कर लिया। केवल इतना ही नहीं, कैसियस स्तर 100 का जादू भी कर सकता था। दुर्भाग्यवश उसकी कक्षा से परे वह अंततः इसे नियंत्रित नहीं कर सका, जिससे उसकी जादुई शक्ति बेताब हो गई। हालांकि कैसियस बच गया। उसने 1 साल बाद अपनी जादुई शक्ति खो दी। वर्तमान राजा रेजिनाल्ड का जन्म हुआ और रेजिनाल्ड की मां बस एक साधारण निम्न श्रेणी की कुलीन थी, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली थी। इसके बजाय कैसियस ने सिंहासन के उत्तराधिकार की आशा खो दी, क्योंकि उसने अपनी जादुई शक्ति खो दी। पल भर में रेजिनाल्ड ने आसानी से सिंहासन पर चढ़ाई की और कैसियस राजा की सहायता करने के लिए तैयार था, अपने 3 ज्ञानी सलाहकारों की सहायता से। शुरुआत में राज्य बहुत अच्छी तरह से चला, जब तक कैसियस ने प्रस्तावित नहीं किया कि राज्य को और विकसित करने के लिए उसने शक्ति का विकेंद्रीकरण करने का सुझाव दिया और शासन को 5 महान घरों के बीच साझा करने का। हालांकि राजा इसे मंजूर नहीं कर सका, क्योंकि उस समय वह अभी भी मां का लाडला था। कैसियस ने बाद में नीति को और सुधारने की योजना बनाई। राजा अब और रोक नहीं सका
और उसे ऐसा न करने के लिए डांटा, क्योंकि उसकी माँ इसका विरोध करती थी। वह कैसियस को सही और गलत सिखाने नहीं देना चाहता था। उसके बाद कैसियस पर राजा को नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाया गया। उसे दुष्टों द्वारा फंसाया गया और निर्वासन के मैदान में फेंक दिया गया। न केवल इतना, उन्होंने उसे अंधा कर दिया। हालांकि गांव वाले समझ नहीं पाए। आखिरकार कैसियस राजा का भाई है, क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा? हालांकि कैसियस के अनुसार उसका निर्वासन बाहरी दुनिया में दर्ज नहीं किया गया, उसे बस लापता घोषित कर दिया गया। केवल राजा की माँ, जिसने सब कुछ पर्दे के पीछे ऑर्केस्ट्रेट किया, और बहुत कम लोग सच जानते हैं। शायद उसने सोचा कि कैसियस का अस्तित्व बहुत अधिक आंखों में खटक रहा था और उसके खिलाफ कार्रवाई की। वह मानता है कि राजा भी सोचता है कि वह गायब हो गया, लेकिन उस समय राजा ने पहले ही अपने भाई से नफरत करना शुरू कर दिया था और अपनी माँ के हर शब्द का पालन किया। इसलिए उसने कभी किसी को उसकी तलाश में भेजने का सोचा नहीं। और परिषद के 3 कुलीन जो उसके साथ काम करते थे, उन्हें भी दुश्मन देशों में निर्वासित कर दिया गया उस औरत द्वारा। सेसिलिया देखती है कि चासियस अपने अतीत को उजागर करने के लिए तैयार है। उसने निश्चित रूप से राजा से मिलने का निर्णय लिया होगा। आखिरकार चासियस का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर वह अपने गलत व्यवहार की अपील करता है तो चीजें संभालना आसान होगा। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए कि वे अपराधियों के वंशज हैं। उन्हें इस पिंजरे में फंसे रहना चाहिए। इसलिए वह राजा से मिलने की इच्छा रखता है ताकि गांव को मुक्त कर सके और उससे माफी भी मांग सके। सेलिया ने कभी नहीं सोचा था कि संत वास्तव में सच में दुष्ट है। जैसे जैसे उसकी जलन बढ़ती जाती है, वह अपने चारों ओर के लोगों को भी ब्रेनवॉश करना शुरू कर देती है। और उसकी कक्षा की सहेलियां हर दिन स्कूल के गेट पर सेसिलिया को मजाक और तंज के साथ घेर लेती हैं। सेसिलिया को परवाह नहीं है और बस सामान्य रूप से शाप देती है। 3 सहेलियों की कमजोर आक्रमण और खराब रक्षा होती है और वे जल्दी ही टूट जाती हैं। संत को चिंता है कि सेसिलिया को इस तरह अनियंत्रित छोड़ने से सूनर और लेटर उसे सभी का समर्थन खोने का कारण बनेगा। इस दिन भ्रष्ट संत पहले ही नोहा की ओर अपने पंजे बढ़ा चुकी है। संत सक्रिय रूप से अलग थलग नोहा के पास जाती है। उसे अध्ययन समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहती है ताकि वह निर्वासन के मैदानों के बारे में अधिक जान सके। वह भी आशा करती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ सकें और शायद इससे उसे सेसिलिया के करीब लाने में मदद मिलेगी। दुर्भाग्य से नोहा इसे नहीं मानता। किसे पता था कि संत अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे बलात्कृत करने की योजना बना रही है, लेकिन हर कोई जिसे वह करीब लाती है अंततः उसका दोस्त बन जाता है। निर्णायक क्षण में राजकुमार अचानक दिन बचाने के लिए प्रकट होता है। नोहा को संत के पीछे बचाते हुए देखकर राजकुमार जानता है कि वह भी प्रभावित हुआ है। बिना एक शब्द कहे वह उसे संत से दूर ले जाता है। इस समय नोहा अभी भी भ्रमित स्थिति में है, लेकिन जो संत नहीं जानती है वह यह है कि राजकुमार के उसके प्रति अलग व्यवहार के बारे में सोचते हुए सेसिलिया का दिल मरोड़ जाता है। वह तुरंत चकत्तेदार लड़की की नकारात्मक भावनाओं को बढ़ा देती है और परेशानी शुरू कर देती है। जल्द ही सेसिलिया कैफेटेरिया से चिल्लाने की आवाज सुनती है। चकत्तेदार लड़की ने इसाबेला के बालों को कैंची से खराब कर दिया, लेकिन फिर पलटकर इसका आरोप सेसिलिया पर लगाती है, जो कि हास्यास्पद है क्योंकि वह सोचती है कि इसाबेला सेसिलिया की प्रशंसा करती है। संत के बजाय उसे एक नीच औरत के प्रति इतना जुनूनी देखकर एक चकत्तेदार लड़की को बीमार कर देता है। शायद इसाबेला भी सेसिलिया की तरह बनना चाहती है, ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना। सेसिलिया सच में थक चुकी है। वह चकत्तेदार लड़की की नफरत को देख सकती है, लेकिन उसे निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। सेसिलिया इसका मजाक उड़ाती है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि वह कभी भी शब्दों से नहीं जीत सकती, लेकिन चकत्तेदार लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वह एक तरफा मानती है कि इसाबेला ने अपने बाल लंबे किए सिर्फ सेसिलिया की तरह दिखने के लिए। अब वह कभी भी सेसिलिया नहीं बन सकती। नोआह चकत्तेदार लड़की की क्रूरता से हैरान है, लेकिन चकत्तेदार लड़की कहती है कि सेसिलिया असली बुरी है।
वरना क्यों सेसिलिया को परवाह नहीं है? जब कोई जो उसकी प्रशंसा करता है ऐसा कुछ झेलता है। सेसिलिया मानती है कि उसे परवाह नहीं है। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? अगर इसाबेला सच में उसकी प्रशंसा करती है या उसकी तरह बनना चाहती है तो उसे इस तरह की चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए। सेसिलिया ऐसा कुछ करती है जो सभी को हैरान कर देती है। वह मौके पर अपने बाल छोटे काट लेती है। अब वे सच में एक जैसे दिखते हैं। इसके बाद राजकुमार काफी नाखुश है। वह उस पल को देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद अप्रत्याशित रूप से छोटे बाल लड़कियों के बीच नया ट्रेंड बन गए। अब कई छात्रों ने सेसिलिया के बारे में अपनी राय बदल दी है, लेकिन अभी भी कई कट्टर अनुयायी हैं जो बगीचे में रहते हैं और छोटे बाल वाली लड़कियों को प्रवेश नहीं करने देते। लेकिन सुनहरी बालों वाली लड़की भी सेसिलिया की प्रशंसा करती है क्योंकि वह पहले नफरत की गई थी, फिर भी अपने प्रयासों से लोगों की सोच बदल दी। यहाँ तक कि संत के वफादार अनुयायियों में भी परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं, जिसे नूह बहुत अजीब मानता है। हालांकि सेसिलिया ने अंततः कुछ अजीब देखा है। 1 या 2 लोग ठीक होंगे, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ इतनी तेजी से बदल रहे हैं, यह सच में अजीब है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से चकत्तेदार लड़की अब सभी द्वारा पूरी तरह से नफरत की जाती है, क्योंकि उसने लोगों को संत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। वह कट्टर अनुयायियों का भी प्रतिशोध का लक्ष्य बन गई है। इस बीच संत की जांच अंततः प्रगति कर रही है। प्राचीन ग्रंथों में संत के बारे में सच्चाई प्रतीत होती है। किंवदंती में एक प्रकार का जादू है जिसे आकर्षण कहते हैं, जो केवल संत ही उपयोग कर सकती है। यही कारण है कि संत के बारे में सभी किंवदंतियां कहती हैं कि उसने खुद नहीं समझा कि वह जादू का उपयोग कर रही है। केवल वे लोग जिनकी इच्छाशक्ति और जादुई शक्ति मजबूत है जादू का प्रतिरोध कर सकते हैं। यही कारण है कि नूह पिछले बार इतनी आसानी से प्रभावित हुआ और वे कट्टरपंथी लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले लोग नहीं लगते या शक्ति। इसके अलावा संत के प्रति उनका दृष्टिकोण लगातार बदलता रहता है। अस्थिरता की बात करें तो चश्मे वाली लड़की सबसे आगे है। संत की कट्टर समर्थक के रूप में उसने सार्वजनिक रूप से किसी का बाल बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पहले ऐसी नहीं थी। इसलिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण है कि संत का जादू लोगों को नियंत्रण खोने का कारण बनता है। लेकिन सेसिलिया का मानना है कि संत ही है जो नियंत्रण खो चुकी है। उसकी क्षमता हमेशा सभी पर एक जैसा प्रभाव डालती रही है, लेकिन अब संतुलन टूट गया है। दुर्भाग्य से किताब में कोई समाधान नहीं लिखा है। मार्कस अपने सिद्धांत का सुझाव देता है, शायद प्रभावित लोगों को संत के प्रति संदेह विकसित करना चाहिए। यही कारण है कि वह जादू से मुक्त हुआ। आखिरकार संत की तर्कशक्ति में बहुत सारी खामियां हैं। नतीजतन सभी समर्थक संत से शिकायत करते हैं कि राजकुमार का समूह उन्हें संदेह करने की कोशिश कर रहा है। संत सभी आरोपों का खंडन करती है, यह समझे बिना कि क्यों। यहाँ तक कि राजकुमार ने भी उसका निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अनजाने में वह अपनी जादुई शक्ति सक्रिय करने लगती है तो भाई को संकेत मिलता है। वह इसका दोष सेसिलिया पर डालता है। कहता है कि यह इसलिए है क्योंकि सेसिलिया जानती है कि वह संत के खिलाफ नहीं जीत सकती, कि वह जानबूझकर अफवाहें फैला रही है। तो संत को सबसे ज्यादा उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस समय सेसिलिया का समूह भी कैफेटेरिया में पहुंचता है। सिम्स संत को वहां से ले जाते हैं, जबकि आगे बढ़कर उन्हें संत के पास जाने से रोकते हैं। उनके और संत के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा सोचने की भी मत करो। सेसिलिया के परेशान चेहरे को देखकर राजकुमार आगे बढ़ने और अपनी आकर्षण का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह संत के छोटे समूह में शामिल होना चाहता है। संत खुशी खुशी सहमत होती है और फिर से जादू का उपयोग करती है। यह देखकर सिम्स स्वेच्छा से अपनी सीटें छोड़ देते हैं। संत को सेसिलिया न देखकर आश्चर्य होता है और स्पष्ट सोच वाला मार्कस राजकुमार तुरंत उसे रोकता है। वह संत के मुंह से किसी और आदमी का नाम नहीं सुनना चाहता। सिम्स सच में सिम्स हैं, बिना वजह लाल होते हैं। नोआह को संदेह है कि यह नाटकीय प्रदर्शन विश्वसनीय है या नहीं, लेकिन उसे नहीं पता कि राजकुमार के मीठे शब्दों का संत पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ता है।
राजकुमार के मीठे शब्दों का संत पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, राजकुमार जल्द ही संत को अपने गुप्त कमरे में ले आता है। संत ने तो आधे सेकंड के लिए भी खुशी नहीं मनाई जब उसने देखा कि सेसिलिया भी वहां है। यह देखकर कि इससे बचना संभव नहीं है, संत ने अनिच्छा से सहमति दी। सेसिलिया सीधे मुद्दे पर आती है, उम्मीद करते हुए कि वह जादू का उपयोग करना बंद कर देगी। संत खुद भी अभी तक इसे नहीं समझी है, इसलिए वह जोर से इसका इनकार करती है। इसलिए सेसिलिया दस्तावेज संत को सौंपती है। इसमें लिखा है कि जादू है जिसे केवल संत आज उपयोग कर सकती है। संत उसे कैफेटेरिया में नहीं देखना चाहती थी, इसी कारण से सेसिलिया और राजकुमार ने मदद की। संत इसका इनकार करती है, कहती है कि उन्होंने बस सेसिलिया से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन जो वह नहीं जानती वह यह है कि सेसिलिया जानती है। यही संत के मन में चल रहा था। जैसे उसने पहले कहा था कि वह एक भाग्यशाली लड़की है, और यह सब इसलिए है क्योंकि लोग जो उसके जादू से प्रभावित हैं वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। सबसे अच्छा सबूत है कि कोई भी कभी भी अपने विचार उसके साथ साझा नहीं करता। संत इसका इनकार करती है कहकर कि उसने दूसरों के साथ दोस्ती की एक दूसरे को जानने के बाद। लेकिन राजकुमार यह बताता है, क्या उसने नहीं देखा कि प्रशंसा करने वाले प्रारंभिक दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग थे। अब क्या वह कभी नहीं सोचती कि सभी लोग उसके प्रति इतना अजीब जुनून क्यों रखते हैं। संत इसे धुंधले तरीके से महसूस करती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती। अगर यह सच है तो राजकुमार उसे क्यों पसंद नहीं करता। संत अचानक स्वीकार करती है कि उसे राजकुमार पसंद है। वह खुद संत बनना नहीं चाहती थी। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह अचानक एक कुलीन स्कूल में गई। उसके लिए यह एक और दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। उसके चारों ओर के अजीब नजरें उसे डराती थीं, इसलिए उसने संत बनने के लिए मेहनत की। हर कोई उम्मीद करता था कि वह बनेगी राजकुमार के साथ रहने के योग्य कोई। सेसिलिया अचानक समझती है कि जो कुछ भी उसने कहा और किया वह बस अपने आदर्श स्वयं का पीछा करने की कोशिश थी। संत ने सोचा, अगर उसने सेसिलिया से पहले राजकुमार से मुलाकात की होती तो शायद वह ही होती जिसे राजकुमार पसंद करता। लेकिन राजकुमार सार्वजनिक रूप से अपने प्यार का इजहार करता है, कहता है कि वह केवल सेसिलिया को पसंद करेगा। राजकुमार के शब्द संत का दिल तोड़ देते हैं। वह ईमानदारी से स्वीकार करती है कि वह सेसिलिया से जलती है, जो हमेशा इतनी आत्मविश्वासी रहती है और राजकुमार का प्यार पाती है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिम्प्स ने आखिरकार अपनी स्पष्टता रिगेन कर ली है। संत की तुलना में सिम्प भाई अब अपनी बहन की परवाह करता है। सबके रवैये को पूरी तरह बदलते हुए देखना। संत को आखिरकार विश्वास हो गया कि हमेशा से सभी लोग जिन्हें उसने प्यार किया समझा वास्तव में जादू के प्रभाव में थे। सहपाठी उसे आरोपित करते हैं कि यह सब संत की गलती है। वह जवाब देती है कि उसने क्या गलत किया। किसी ने भी उसे संत बनना नहीं सिखाया, लेकिन सभी ने उसे संत की स्थिति में डाल दिया और उसे सब कुछ अकेले सहन करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार संत के लिए यह कोई खेल नहीं है, सिसिलिया संत को बताती है। दूसरों की राय की परवाह न करें। अगर आप अपने खुद के आदर्शों का पीछा नहीं कर रहे हैं तो संत होना बेकार है, यह बकवास है। उसे केवल अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि उसके लिए भले ही अब सब कुछ नकली हो, वह सच में चाहती है कि सभी लोग सच्ची मुस्कान दिखाएं। एक दिन सिसिलिया खुश है कि वह अपनी असली पहचान पा सकती है। संत खुद को संभाल लेती है। उसे हमेशा पता था कि राजकुमार की नजरें केवल सिसिलिया पर हैं, इसलिए वह जादू की रिकॉर्डिंग वाला दस्तावेज लेती है, जादू की शक्ति को सही तरीके से नियंत्रित करने की योजना बनाते हुए। दूसरी ओर राजकुमार अचानक सिसिलिया से प्रस्ताव रखता है, क्योंकि उसने चाहा था कि वह सीधे बात करे। यह शादी को तय करने का सही अवसर है। सभी लोग नाटक अनफोल्डिंग देख रहे हैं। संत भी उन्हें प्रोत्साहित करने लगती है, लेकिन सिसिलिया हिचकिचाती है। सेसिलिया अब तक की सभी चीजों पर विचार करती है, अपने रास्ते में किए गए सभी प्रयासों पर, विलेनस के रास्ते का पीछा करने के लिए। आखिरकार सिर्फ प्यार और रोमांस उसे यहाँ तक नहीं ला सकते थे। लेकिन सेसिलिया अंततः राजकुमार के प्यार का जवाब देती है। अगली बार जब वे मिलेंगे वह और भी आकर्षक विलेनस बन जाएगी। सेसिलिया पहले ही संत के साथ वहां जाने के लिए सहमत हो चुकी है।
देश को प्रभावित करने के लिए राजकुमार हैरान है अपने पिता द्वारा सेसिलिया के शोषण से। जब वह 7 साल की थी, एक मध्यरात्रि का गुलाब बाग में खिल गया। यह पता चलता है कि सेसिलिया तीसरी शक्ति है जो राज्य के भाग्य को नियंत्रित कर सकती है। यह सब किस्मत का खेल है। राजकुमार जो कर सकता है वह सेसिलिया की इच्छाओं का सम्मान करना है। जब सेसिलिया वास्तव में अपनी विलेनस यात्रा पूरी करेगी, तब वे फिर से मिलेंगे।